तो आज हम MTK का पावर सीक्वेंस देखने वाले हैं। MTK में जो हमारा जैसे कि 6A का मॉडल है, 9A का है या फिर 91 है, Vivo Y91 है, Oppo A5s है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी मॉडल हैं MTK वाले, उसके अंदर का जो पावर सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा, उसका स्कीमेटिक एक बार हम आपको समझा चुके हैं ना। तो उसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट सप्लाई है वो कौन सा कब बनता है उसके बारे में फिर से हम एक बार जो है इसको देखने वाले हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक इसको हम बोलेंगे स्पेशल डेड क्लास है ये, ठीक है। डेड क्लास मतलब क्या है कि अगर कोई डेड फोन है उसको स्पेशल तरीके से कैसे चेक करेंगे और समझ जाएंगे कि वो डेड कहाँ से है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है MTK का स्पेशल डेड क्लास है, ठीक है। स्पेशली कैसे MTK के फोनों को शॉर्टकट में जल्द से जल्द रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, आसानी से, कम टेस्टिंग में ज्यादा समझ आ जाए और समझ में आ जाए कि फोन में प्रॉब्लम कहां से होना चाहिए, ठीक है। ना ही हम यूज करेंगे DC का, ना ही हम यूज करेंगे USB चार्जर का, बहुत कम यूज करेंगे उसका, ज्यादा यूज हम करेंगे मल्टीमीटर का, ठीक है। कोशिश रहेगा कि मल्टीमीटर से ट्रेसिंग करके हम फाइंड कर ले कि कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है और क्या है, वो कैसे रिपेयर होगा, ठीक है। कितना टाइम लग सकता है रिपेयर करने में, क्या क्या काम करना पड़ सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो देखेंगे अभी MTK का, तो MTK में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है स्कीमेटिक, एक बार स्कीमेटिक आपका एक बार लाइव क्लास हो चुका है जिसमें उसको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और आज जो है उसको एक बार फिर से पूरे सीक्वेंस में आपको समझा देते हैं, जो कि स्पेशल के अंतर्गत है, यानी कि शॉर्टकट में कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। जल्द से जल्द फास्ट तरीके से कैसे रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मॉनिटर पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो MTK का जो फोन होता है, पहले तो उसके अंदर आपको अगर CRB IC दिखे, CRB MRP समझते हो आप लोग? जी सर। तो MTK की MT6357 CRB होता है या फिर MRP होता है। तो इस तरह की ICU में आपको किस तरह से रिपेयर करना है वो सब हम समझेंगे। एक तो Redmi 9A में लगा है या Poco C3 में लगा है, उसमें रैम की अलग से IC लगा के रखा है। Redmi 6A में इसका स्कीमेटिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन Redmi 9A और Poco C3 में इसका स्कीमेटिक क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या डिफरेंट है वो समझना है, ठीक है। Redmi 9A में क्या है और Redmi 6A में क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, रैम का है। 9A में जो रैम यूज किया गया है, 9A में Redmi 9A में जो रैम यूज किया गया है, Redmi 9A में या फिर Poco C3 में जो रैम यूज किया गया है वो क्या है, DDR4। कौन सा रैम है, DDR4। लेकिन Redmi 6A में जो यूज किया गया है, Redmi 6A में या फिर 6 में या फिर Y91 में जो रैम यूज किया गया है वो कौन सा है, Oppo A5s में वो कौन सा रैम है, DDR3। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है ना कि DDR4 जब रैम होगा तो पावर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और जब DDR3 रहेगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम जो है आगे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी डेड फोन में, स्पेशली डेड फोन को रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो होता है चेक करना होता है, सबसे पहला पॉइंट, चलिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे देखो एक Realme C25 का ये हमने वोल्टेज इन आउट खोल रखा है, ठीक है। विदाउट स्कीमेटिक हम करने वाले हैं स्पेशल केस को, विदाउट स्कीमेटिक। तो ये हमारा देखो ये पोको का जो है Realme C25 है। तो इस फोन में जो लगा हुआ है वो CRB IC तो इसमें होता नहीं है। इसमें देखिए कितनी कॉइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताया था कि 9 कॉइलें जब होती हैं तो अक्सर तो हमारा 63 58 W या VKP होता है, पढ़ाया था ना, ठीक है। तो ये हमारा 6358W यानी कि CRB का अपडेट वर्जन है। ये CRB का क्या है, अपडेट वर्जन है। तो हमको इसके डाउनग्रेड वर्जन को पहले एक बार और समझना है स्पेशल केस में, फिर इसका भी स्पेशल केस हम आपको पढ़ाएंगे, फिर Qualcomm का भी, फिर 3 पावर IC का भी, फिर Samsung का भी, ठीक है। कि जैसे डबल PM रहे, 3 PM रहे तो शॉर्टकट में कैसे रिपेयर करें। हर बार वही तरीका नहीं लगाएंगे कि जाके एक एक बॉल चेक करें, कैसे समझ जाए कि प्रॉब्लम कहां पे है, ठीक है, इजीली। तो इसका तो हम समझेंगे ही, इसको हम कट करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा 9A टाइप का बोर्ड होगा या फिर 6A टाइप का बोर्ड होगा।
तो यहाँ पे हम आपका जो है एक ऐसा ही फोन ओपन करेंगे जिसकी स्कीमेटिक जो है अवेलेबल नहीं हो। तो ओप्पो का ही यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओप्पो का यहाँ पे MTK दिख रहा होगा आपको, A37 नहीं देखेंगे, और A3s दिख रहा है, A5s जो है उसका हार्डवेयर सोल्यूशन, ये हार्डवेयर सोल्यूशन ही है ना। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है Oppo A5s, इसका हम इन आउट वोल्टेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्कीमेटिक नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हम क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले अगर हम आपको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आप ध्यान दो अगर, तो सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करना होता है, यहाँ पे आपका जो चार्जिंग आईसी है SM5414, यहाँ पे V बैट का कनेक्शन है और यहाँ पे V बस का कनेक्शन है। और हमने पढ़ा रखा है कि जो ये कॉइल होती है वो कौन सी सप्लाई पे जुड़ी होती है, VPH पावर पे होती है ना। तो सबसे पहला हमको चार्जर लगा के क्या चेक करना है, VPH चेक करना है, V बस चेक करना है और V बैट चेक करना है। ठीक है, तो चार्जर लगाएंगे तो हमारा V बस पहले आएगा, V बैट बनेगा 4 वोल्ट। अगर मान लो V बैट में वेरिएशन है 3 वोल्ट टू 4 वोल्ट, 3 वोल्ट टू 4 वोल्ट ऐसा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। VPH पे पहुंचेंगे, VPH पे हमारा 3.2 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक बनना चाहिए। अगर 3.2 वोल्ट भी इस कॉइल पर है तो भी ठीक है, 3.7 वोल्ट है तो भी ठीक है, लेकिन इस कॉइल पे वोल्टेज 3.2 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आके ऊपर जाता है झटके से तो चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इस कॉइल पर वोल्टेज क्या होना चाहिए, 3.2 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 3.2 से ऊपर ही वेरिएट कर रहा है, 3.2 से 3.7 जा रहा है, फिर 3.2 आ रहा है, फिर 3.7 जा रहा है, फिर 3.2 आ रहा है तो चलेगा। लेकिन 3.7 जा रहा है, 3 वोल्ट हो रहा है, 2.8 हो जा रहा है, फिर 3.7, ये प्रॉब्लम है। यानी कि 3.2 इसका लोअर लिमिट है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। VPH बन गया तो हमारा क्या होता है, इसका मतलब पावर आईसी का इनपुट जो है कंप्लीट है। उसके बाद हमको इस आईसी के पास बूट कैपेसिटर ढूंढना होता है। तो बूट कैपेसिटर में होता यह है कि दो कैपेसिटर के दोनों पोल जो होते हैं वो दोनों पोल में क्या होता है, कोई भी साइड ग्राउंड नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ये कैपेसिटर छोटा सा इस साइज में, या फिर यहाँ पे आपको ये ऐसे एक कैपेसिटर आपको दिखेगा, जो आप मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करोगे आप, तो आपको एक कैपेसिटर दिखेगा जिसके दोनों साइड में से कोई साइड में ग्राउंड नहीं होगा। तो उस पे एक साइड VPH की कनेक्टिविटी होगी और एक साइड 8 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो बूट कैपेसिटर भी चेक कर लिया, VPH पावर भी चेक कर लिया। चलिए इसको हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। फर्स्ट हमने चेक किया V बस, सेकंड हमने चेक किया V बैट। ठीक है, सेकंड हमने क्या चेक किया, V बैट। थर्ड हमने चेक किया VPH पावर। तो V बस पे कितनी वोल्टेज, 5 वोल्टेज, V बैट पे कितनी वोल्टेज, 4 वोल्ट टू 3 वोल्ट जो भी है, और VPH पावर कितना होना चाहिए, 3.2 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट। इतना क्लियर है सबको? हाँ। इसके बाद इसका मतलब है कि चौथे नंबर पे हमारा ये हो गया कि बूट कैपेसिटर पे भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बूट कैप 8 वोल्ट ओके। पांचवें नंबर पे हम चेक करेंगे हमारा पावर बन रहा नहीं बन रहा पावर आईसी से, क्योंकि पावर आईसी से देखिए 3 कंडीशन आएगा, या तो पावर बनेगी, या तो पावर नहीं बनेगी, या तो पावर बनेगी कटेगी, बनेगी कटेगी, इस तरह से फोन मिलेगा आपको। ठीक है, तो बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट हो गया, इसका मतलब है कि हमें चार्जिंग आईसी की तरफ अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब हम पहुंचेंगे पावर आईसी के पास। तो देखिए सीपीयू के नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है VS2 PMU, बता पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? VS2 PMU क्या होता है, लोअर, कस के बोलिए एक बार, क्या होता है, लोअर एलडी, सभी लोग बोलिए VS2 PMU क्या होता है, और VS1 PMU हायर एलडीयू। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि VS2 PMU जो है हमारा वो लोअर एलडीयू की सप्लाई है। तो लोअर एलडीयू पहले चेक होता है या पहले हायर एलडीयू चेक होता है, हायर एलडीयू ना। तो सबसे पहले VPH को हम चेक कर चुके हैं, VPH को क्या कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। तो VPH यहाँ पर जो कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ भी सिस्टम लिखा हुआ है, यही है। तो आईसी के ये जो पावर आईसी है इसके अंदर साइड में यहाँ पे जो कैपेसिटर
नजर आ रहे हैं, सभी कैपेसिटर नहीं, यहाँ पे जो दिख रही है कैपेसिटर 4-5 जो लगे लाइन से 5 कैपेसिटर ये पांचों कौन सी सप्लाई में जुड़े हैं? वीपीएच में जुड़े हैं। तो हम कॉइल पे चेक करने के बाद फिर आके वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर कि पावर आईसी का इनपुट जो है कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना होने के बाद पावर आईसी का क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। इतना होने के बाद पावर आईसी का आउटपुट चाहिए। तो पावर आईसी के आउटपुट में हमने क्या पढ़ा है पहले आपको? VS1 PMU। देखो स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी हमको इतना कंटेंट प्राप्त हो जा रहा है कि इमीडिएटली उसको क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। सारी वोल्टेज यहाँ पे थोड़ी चेक करना है, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन हमको अपने दिमाग से काम करना और समझना है कि इसमें क्या चेक करना है और क्या नहीं बन रहा है तो कहाँ रिपेयर करना है। ठीक है, तो VS1 PMU यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है छोटा सा, ये कॉइल से कनेक्टेड है। तो हमें इस कॉइल पर VS1 PMU यानी 2 वोल्ट की हायर एलडीओ प्राप्त होगी। अब अगर ये हायर एलडीओ शॉर्ट होती है तो मान लो यहाँ पे कोई वोल्टेज ही नहीं है, अगर यहाँ पे हायर एलडीओ की कॉइल पे कोई वोल्टेज नहीं है तो हो सकता है ना कि लाइन शॉर्ट हो। तो इसका एक कंडीशन पढ़ाया है, सबको याद है वो? एसएमपीएस की रजिस्टर ओपन होने के कारण क्या होता है? हायर एलडीओ बार-बार शॉर्ट होता है। जब चार्जर इन करेंगे तभी, जब चार्जर इन करेंगे तभी। क्लियर है? तो VS1 PMU हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? VS2 PMU। हायर एलडीओ बन रहा है यहाँ पे। अगर हायर एलडीओ शॉर्ट मिलता है तो सीधा दिमाग में हमारे ये आ जाता है कि जरूर ये आईसी जो है शॉर्ट हो गई होगी। कॉइल हटा के भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे एक रजिस्टर देख रहे हो, यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा हो नीचे में, यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे दिख रही है जो डीसी-डीसी चार्जिंग एलडीओ के होते हैं। स्कीमेटिक नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ऐसे इस तरह के जो ब्लैक रजिस्टर दिख रहे हैं ढूंढो उनको। ठीक है, मल्टीमीटर लगाओ, उनके दोनों साइड वीपीएच होना चाहिए। दोनों साइड क्या होना चाहिए? वीपीएच की कनेक्टिविटी से यहाँ पे बीप आना चाहिए। तो समझ में आ जाएगा कि बस करो वही रजिस्टर है एसएमपीएस का। ठीक है ना? अब उसके दोनों साइड वोल्टेज लेवल क्या होने चाहिए? एग्जैक्ट बराबर होने चाहिए, वेरिएशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड वोल्टेज क्या होने चाहिए? एग्जैक्ट बराबर होने चाहिए, वेरिएशन नहीं होने चाहिए। क्लियर है सबको? तो उसके बाद वो वीपीएच पावर आईसी के अंदर एंट्री कर जाएगी। तो उसके बाद हमारा क्या होगा? कॉइल पे वोल्टेज बनेगा जो कि क्या होगा? हायर एलडीओ। अगर स्टेबल है तो सही है। अगर फ्लैक्चुएशन में है तो दिक्कत है, फ्लैक्चुएशन में है तो दिक्कत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे VS1 PMU की हायर एलडीओ को चेक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? तुरंत आ जाएंगे यहाँ पे VS2 PMU के पास लोअर एलडीओ पे। दिख रहा है? इस कैपेसिटर पे चेक होगा, ये कॉइल पे बनेगा। और ये जो 8 पिन की आईसी दिख रही है ये हमारी क्या है? लोअर एलडीओ है। इस आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं, स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कोई दिक्कत होगा? पिन नंबर 1 को पिन नंबर किससे जोड़ना है? कॉइल से जोड़ना है। पिन नंबर 1 को क्या नोच कट यहाँ दिख रही है, इसका पिन नंबर 1 उठा के कॉइल पे जोड़ दो, आईसी हटा दो, हो गया बाईपास। ठीक है ना? तो बिना आईसी का भी ये क्या हो सकता है? बाईपास हो सकता है। तो चलो VS2 हमको क्या कर रहा है? यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो VS1 बन रहा है, VS2 बन रहा है। क्यों चेक कर रहे हैं VS2? VS1 बन रहा है तो VS2 भी तो बनना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि VS1 में वेरिएशन होगा और VS2 में वोल्टेज नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि VS2 शॉर्ट होने के कारण VS1 भी बंद रहती है। VS2 सप्लाई शॉर्ट होने के कारण VS1 भी क्या होती है? बंद होती है। तो कोई भी पावर आईसी का आउटपुट जनरेट नहीं होता है। तो उस टाइम हमको इस आईसी को निकाल के इसकी पिन नंबर 1 को कॉइल से सोल्ड कर देना है। ठीक है, और आईसी को हटा देना है। फिर चेक करना है कि आउटपुट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितने भी सीआरबी या एमआरपी फोन होंगे उनमें मैक्सिमम फोनों में आपको ये आईसी देखने को मिलेगी, किसी में 6 पिन की, किसी में 8 पिन की। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे इजीली पता कर सकते हो। अगर मान लो डेटा नहीं नोट नहीं समझ में आ रहा है तो इजीली आप पता कर सकते हो कि कौन सा ऐसा पिन है जिस पे हायर एलडीओ की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ रही है। हायर एलडीओ से बजर आएगा ना, हायर एलडीओ की जो कॉइल है इधर में, इस कॉइल के बाद बाजू में जो कैपेसिटर है यहाँ से उस कंपोनेंट पर सीधा, उस पिन पर सीधा क्या आएगा? बजर कनेक्टिविटी आएगी। तो हमको समझ में आ जाएगा कि यही इसका क्या है? हायर एलडीओ की सप्लाई है। और यहाँ से एग्जांपल उठा के इस कैपेसिटर पे ऐड कर देंगे और आईसी को हटा देंगे। हमारा काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। VS2 जो है वो 1.35 वोल्टेज होती है और VS1 जो होता है वो 2 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों की वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगी? बराबर। लेकिन करंट लेवल दोनों में क्या होगा?
यही कारण है कि आईसी वर्किंग में रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में करंट लेवल बराबर होता है और वोल्टेज लेवल में डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा वोल्टेज लेवल चेंज होने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला, करंट नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, उस सर्किट के अंदर का करंट नहीं चेंज होना चाहिए। अब यहीं पे हम अगर 1.35 की जो वोल्टेज है, यहीं पे हम किसी वी रेगुलेटेड 2 पावर की सप्लाई, यहीं पर हम किसी वी रेगुलेटेड 2 पावर की सप्लाई का जंपर मारते तो क्या काम बनता? नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो करंट नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर बन भी गया तो हो सकता है फोन पे जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे फोन तुरंत क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे कैमरा ऑन करेंगे फोन बंद हो जाएगा, जैसे फ्लैश लाइट जलाएंगे फोन क्या होगा? तो लोड देंगे तो फोन क्या होगा? बंद हो जाएगा, अगर बन भी गया तो। लेकिन हमारा मेन क्या है कि करंट में चेंज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो VS2 IC हमारी क्या हो जाएगी? बाईपास। इसके बाद हम तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है बगल में YO2 लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे? YO2। ये ऐसा ही एक छोटा सा कंपोनेंट दिखेगा, उसके बगल में आपको इस तरह से 2-3 रजिस्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कौन सा है कंपोनेंट बताएगा कोई? VA12 की सप्लाई है। ये जरूरी है ना? ये जरूरी है, बिना इसके प्रोसेसर ऑन होगा? क्या हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसके बारे में कुछ बताया है? नहीं। तो अपने दिमाग में हम रख के चलेंगे कि हमको VA12 भी ढूंढना है। तो अब चलो यहाँ पे एक VA12 का कंपोनेंट हमको आईसी हमको दिख रहा है, क्या ऐसा ही आईसी बोर्ड में कहीं और भी दिख रहा है क्या? तो ध्यान से बोर्ड को एक बार हम फिजिकली देखेंगे। यहाँ पे सीपीयू के अगल बगल में ही होता है सीपीयू के आसपास, ठीक है, सीपीयू के आसपास में ही होता है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? VA12 की आईसी लोअर एलडीओ हायर एलडीओ। हाँ, VA12 की आईसी लोअर एलडीओ हायर एलडीओ देखने के बाद VA12 के पीछे पड़ेंगे, ठीक है। तो VA12 यहाँ पे एक कंपोनेंट हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी आईसी हमें नजर आ रही है जो कि क्या है? VA12 की मुझे लग रही है, ठीक है। अभी तो लिखा नहीं है यहाँ पे, फिर भी और भी देखेंगे यहाँ पे पावर आईसी के अगल बगल सेम साइज की आईसी जैसी दिखी है वैसा ही है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही आईसी क्या है? VA12 की है। उसके नीचे जो छोटी सी आईसी दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी कौन सी आईसी है? ऑडियो एम्पलीफायर है। और ये कौन सी आईसी है? MCU आईसी है। DPDM इसमें कनेक्ट होता है सीपीयू से, ठीक है। तो हमारा Y02 जो दिख रहा है VA12, इसके ऊपर में 2 कैपेसिटर बड़े दिख रहे हैं, एक इनपुट का होगा एक आउटपुट का होगा। तो आउटपुट में कितना प्राप्त होना चाहिए? 1.2 वोल्ट। कितना? 1.25। हाँ, राजन बताइए कितना प्राप्त होना चाहिए? 1.2। 1.2 अगर आ रहा है तो सीपीयू को, तो VS2 के बाद हमको VA12 चेक करना है। VS2 के बाद VA12 की छोटी सी आईसी यहाँ पे दिख रही है, YO2 लिखा हुआ है इस पे, YQ2 ऐसा करके दिख रहा है। इसी तरह की आईसी दिखेगी, उसके बगल में रजिस्टर लगे होंगे और बड़े कैपेसिटर होते हैं 2, एक इनपुट होगा और एक क्या होगा? आउटपुट होगा। आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए? 1.2 वोल्टेज। 1.2 वोल्टेज वो कहाँ जाती है? VA12 का मतलब 1.2। तो हमने बोला बूट कैपेसिटर ओके, फिर VS1 वोल्टेज 2 वोल्टेज की होती है हायर एलडीओ, है ना, ये चेक कर लिया हायर एलडीओ ओके। तो फिर क्या चेक करना है? VS2 चेक करना है 1.35 वोल्टेज जो कि लोअर एलडीओ, और नहीं बनता है तो बाईपास मार देंगे। उसके बाद हमको क्या चेक करना है? 7वें नंबर पे VA12। देखो विदाउट स्कीमेटिक 12 का मतलब क्या? 1.2 वोल्टेज। विदाउट स्कीमेटिक हमने इतनी वोल्टेजेस को चेक कर लिया। अगर हमको VA12 की आईसी पहचानने आती है तो इसके बाद हमको एक अगला वोल्टेज चाहिए। अब VA12 आईसी में 6 पिन होती है, डिवाइडर सर्किट होता है, ये सारा फलाना ढिमाका पढ़ा रखा है ना, स्कीमेटिक के थ्रू पढ़ा रखा है नहीं। अब आपको एक एक बॉल का इंफॉर्मेशन पता है कि कौन सा फीडबैक में कनेक्टेड होगा, कौन सा डायरेक्ट फीडबैक में होगा, कौन सा सीपीयू इसमें इनेबल कहां से आता है? VA12 में पावर आईसी से। उसका नाम क्या है याद है? एक्सटर्नल PMIC EN2 4 वोल्ट आता है उसमें, ठीक है, वो चेक किया था आपने। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये VA12 की जो है आईसी है। ऐसा ही आईसी कहीं और दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है कि VA12 नहीं बन रहा। अब इसके बाद हमको क्या वोल्टेज चेक करना है? अभी वोल्टेज हम चेक क्यों कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि VA12 के रजिस्टर भी निकल जाते हैं, तो भी फोन क्या होता है? डेड हो जाता है, वोल्टेज वेरिएशन में आ जाता है। तो जहां जहां पे हम चेकिंग पॉइंट बता रहे हैं वहां पे आप चेक करते हो वोल्टेज, तो साथ ही साथ कूल टेस्टिंग भी करोगे, ठीक है ना, यानी कि वहां पे शॉर्ट सर्किट भी चेक करोगे और उस सेक्शन के आईसी को भी चेक करोगे। जो बाईपास होने लायक है उसको बाईपास करोगे, जो बाईपास होने लायक नहीं है उसको आप क्या करोगे? चेंज करोगे, अगर नहीं बनती है वोल्टेज तो।
इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिस्टल को देख लेना है कि फिजिकली क्रिस्टल क्या होना चाहिए, ओके होना चाहिए, यहाँ पे कोई कंपोनेंट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ तक VS1 VS2 चेक कर लिया, VA12 भी चेक कर लिया। इसके बाद जो है हमको वोल्टेज चेक करना है वो है रैम की वोल्टेज। तो वो रैम की वोल्टेज आपको यहाँ पे नजर आ गई, क्या लिखा, डी रैम PMU। कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे डी रैम PMU पे 1.2 वोल्ट, 1.1 या 1.2 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे एस रैम अदर PMU चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम इसका नाम लिख देते हैं। अभी फिलहाल इन रैम वोल्टेज से पहले एक वोल्टेज हमें और चेक करनी होती है, VIO, है ना, VIO 18 PMU कितना होता है 1.8 वोल्टेज। उसके बाद 9 नंबर पे क्या चेक करना है, डी रैम पावर। उसके बाद क्या चेक करना है, एस रैम पावर 0.9 वोल्टेज और 1.1 वोल्टेज। इतना वोल्टेज अगर चेक कर लिया तो ये ऑल वोल्टेजेस स्टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल है तो ही ओके है, अगर फ्लैक्चुएशन में है तो समझ लो पावर आईसी ओके है, ठीक है। पावर का पूरा सीक्वेंस क्या है, ओके। अब बताओ इसमें आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी 1.8 PMU दिख रहा है, जो कि क्रिस्टल सेक्शन, डिजिटल सेक्शन को क्या करता है, ऑन करता है। तो ये भी हमको चाहिए 1.8, ठीक है। उसके बाद हमको और क्या चाहिए, ये ऑडियो के लिए 2.8 है, तो ये तो हम चेक नहीं करेंगे अभी ना, अभी तो हम डेट रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे VIO 18 PMU दिख रही है, इस कैपेसिटर पे VIO 18 PMU चेक हो जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे 8 नंबर पे। 8 नंबर के बाद 9 नंबर हम कहाँ चेक करेंगे, VS रैम दिख रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे 0.9 वोल्टेज। यहाँ पे चेक करेंगे डी रैम जो कि 1.1 वोल्टेज। काम खत्म है। इतना वोल्टेज अगर आपने चेक कर लिया तो इसका मतलब है कि पावर आईसी आपकी पूरी तरह से वर्किंग में आ चुकी है, ठीक है। स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल है तो पीसी पर सीपीयू का पोर्ट बन रहा होगा, मीडियाटेक प्रोसेसर का, ठीक है ना। मीडियाटेक प्रोसेसर का क्या होगा, पोर्ट बन रहा होगा पीसी पर, क्लियर है। तो अगर पोर्ट बनता है डायरेक्ट तो इसका मतलब सारी वोल्टेज स्टेबल है। अगर पोर्ट वेरिएशन में है तो सारी वोल्टेज स्टेबल है क्या, नहीं है। तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा ना। उसको पढ़ाया कैसे करना है, कर लेंगे, बताइए पीछे, बताइए कैसे करेंगे अगर वेरिएशन में है तो। वेरिएशन में अगर रहेगा तो सबसे पहले कंट्रोल सेक्शन देखेंगे हम, उसके बाद सीएमएमसी उठाएंगे, अगर जब भी अगर स्टेबल नहीं होता है तो उसके बाद फिर सीपीयू उठाएंगे। अगर वहां पर फिर फ्लक्चुएशन में है सीपीयू उठाने के बाद में तो फिर सीपीयू रिवॉल्व करके उसको डालेंगे। उसके बाद DA12 की वोल्टेज को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर वोल्टेज स्टेबल हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। बेसबैंड क्लॉक और स्लिप क्लॉक को भी कंट्रोल चेक करना है। कंट्रोल सेक्शन आपने बोला, ठीक है। तो कंट्रोल सेक्शन पूरा चेक करने के बाद एमएमसी उठाएंगे और फिर सीपीयू को चेंज करेंगे या फिर रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करने पे काम नहीं बनता है तो सीपीयू को चेंज करेंगे, चेंज करने पे भी काम नहीं बनता है तो रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। सीपीयू का एक एक पॉइंट का रिक्वायरमेंट जो लिखवाया गया है, हाँ, उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। रिक्वायरमेंट पूरा होगा तो सीपीयू ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा बैठिए। तो इतना करने के बाद पावर लेवल आपका क्या है, ओके है। पावर लेवल के बाद आपको अगला क्या चेक करना होता है, स्लिप क्लॉक। स्लिप क्लॉक को एमटीके के फोनों में क्या बोला जाता है, आरटीसी क्लॉक। कितना होता है ये 32 किलोहर्ट्ज। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्कीमेटिक चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, स्कीमेटिक चाहिए। क्योंकि देखो स्लिप क्लॉक इन आउट वोल्टेज में नहीं बताता है, इन आउट वोल्टेजेस में स्लिप क्लॉक के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन उसको जानना है कि वो कहाँ लगा है तो आप इस बोर्ड का कम से कम बिट मैप ढूंढ लो। इस बोर्ड का अगर बिट मैप है तो स्लिप क्लॉक भी कहीं दूर नहीं है, क्योंकि बॉल पे क्लिक करके पता चल जाएगा कि वो पॉइंट, वो कंपोनेंट कहाँ है ना। तो इसका बिट मैप है A5S का, अगर बिट मैप होगा तो स्लिप क्लॉक का भी पता लग जाएगा। उसके बाद क्या चेक करना है, बेसबैंड क्लॉक 26 मेगाहर्ट्ज एमटीके का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे, ये दोनों सिग्नल्स हमें सीपीयू को नहीं मिलेंगे तो वोल्टेज में वेरिएशन आ जाएगी। वोल्टेज में क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। और इसको करने के बाद हम क्रिस्टल को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, या फिर हीट करके रिहॉट करके चेक कर लेंगे। क्रिस्टल को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। इसके बाद हमारा वोल्टेज स्टेबल
मिलेगा सीपीयू को चेंज करते ही। जैसे मान लो सीपीयू नहीं है, खराब है, तो वोल्टेज में वेरिएशन होगा। सीपीयू नहीं है तब भी वेरिएशन, सीपीयू खराब है तब भी वेरिएशन। सीपीयू चेंज किया, प्रॉब्लम सॉल्व, स्टेबल हो गया। तो अब स्टेबल हो गया तो अगर उस फोन में eMMC चेंज प्रोसेस होगा तो हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा, स्वाइप दूसरे बोर्ड से करना पड़ेगा जिसका फिजिकल डैमेज बोर्ड है। अगर कोई फोन है जिसका बोर्ड ही फिजिकल डैमेज में है तो उसकी सीपीयू eMMC उठा के अपने बोर्ड में डाल सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि उसका अगर सीपीयू खराब हो गया है और eMMC चेंज प्रोसेस नहीं है उसका तो गया, लेकिन MTK के मैक्सिमम हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं MTK के, तो वो किए जा सकते हैं। ठीक है, उनका फाइल चाहिए, उनका क्या चाहिए, फाइल चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम रीसेट चेक करना है। क्या चेक करना है, सिस्टम रीसेट। कितना वोल्टेज होता है उसमें, 1.8। उसके बाद वॉचडॉग रीसेट कितना होता है, 1.8। ये सब होने के बाद ही वोल्टेज क्या होती है, स्टेबल होती है। और पीसी पर क्या बनता है, पोर्ट बनता है। समझ में आया डेड केस का कैसे करते हैं। और दूसरी चीज, जब भी वोल्टेज वेरिएशन में हो, ठीक है, तो बोर्ड फुला भी मिलता है कई बार। अगर बोर्ड मार्केट में रिपेयर होके आया है तो बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड फुला हुआ भी कई बार दिखता है। बोर्ड फुल गई है, बोर्ड फुली रहेगी तो क्या होगा, बोर्ड जब फुली रहेगी तो इंटरनल लाइंस जो है आपस में टच भी हो जाते हैं, उखड़ भी जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके वोल्टेज में वेरिएशन आएगा। कितना भी कर लो वोल्टेज वेरिएशन सही नहीं होगा। आपके बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी पूरी तरह से। कितना भी काम कर लो, सारी कनेक्टिविटी सही कर दोगे, तब भी आपकी वोल्टेज जनरेट नहीं होगी। उस कंडीशन में बोर्ड को स्वाइप करना होता है, उस कंडीशन में बोर्ड को स्वाइप करना होता है। तो इतने स्टेप को आपको क्या करना है, फॉलो करना है MTK के फोन को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत है, इस फोन में कौन सी eMMC लगी होगी, DDR3 लगी होगी। ठीक है, eMMC नहीं, रैम, कौन सी रैम, DDR3 रैम इसमें लगी होगी। क्लियर है ना। तो DDR3 रैम में आपको VDD-Q की जो वोल्टेज होती है, VDD-Q वो कितनी होती है, 1.8 होती है DDR3 में, DDR4 में 0.6। ठीक है, इतना क्लियर हो पूरा, इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है। स्कीमेटिक में इन सारी चीजों को आपने डीपली देख रखा है पूरी तरीके से। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, काम करने का कॉन्फिडेंस आया ना, काम कर पाएंगे बढ़िया से, इस पर रिपेयरिंग कर पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर आगे का हम जो अगला आईसी है उसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का कौन सा आईसी पढ़ना हम लोग को, 6358W। ठीक है।